वंस अगेन हम दोबारा अपनी ट्रांसमिशन लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही अहम इलेक्शन होने जा रहा है। आपने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान का अगले 5 साल के लिए वजीर आजम कौन होगा। बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे, इमरान खान होंगे या शहबाज शरीफ होंगे। ये भी एक हकीकत है कि पिछले इलेक्शन से पाकिस्तान की जो सियासी डेमोग्राफिक है वो बड़ी हद तक तब्दील हो चुकी है। पिछले इलेक्शन जब हो रहे थे उस वक्त रेस में नवाज शरीफ साहब मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब अब जेल में हैं। साथ ही साथ उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा, जिनके हवाले से कहा गया था कि वो भी इस इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट या एटलीस्ट एक्सपेक्टेंट कैंडिडेट जरूर कहा, वो भी इस कैंपेन में शामिल नहीं रही एंड वो भी जेल में है। और PMLN इसी वजह से बहुत ज़्यादा धांधली का इल्ज़ाम लगाती रही है कुछ इदारों के ऊपर, कुछ जमातों के ऊपर। सो ये डेमोग्राफिक्स, अगर हम 5 साल पीछे जाएं, जो उस वक्त हम सोच रहे थे, शायद ये नहीं सोच रहा होगा किसी ने कि अगले 5 साल बाद जब हम इलेक्शंस की ट्रांसमिशन करे होंगे तो इतनी तब्दीली आ चुकी होगी। कल आपने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगले 5 साल के लिए कौन होगा, इसलिए आपने वोट जरूर डालना है। अगेन तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, इट्स एन ऑन रनिंग ट्रांसमिशन। तो सैफान खान और अली नासिर मेरे साथ फिर एक दफा मौजूद रहेंगे। हम लोग इकट्ठे ही मिलकर ये ट्रांसमिशन आगे चलाएंगे। गेस्ट हमारे साथ अब मुस्लिम परवेज साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी की लीडर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एंड सोहेल वजाहत साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम कराची की सियासत पर बात कर रहे थे और वहीं से आगाज करते हैं दोबारा सैफान की। कराची में आपने बल्कि हल्का हमें एक बताया भी, अगर कोई और हल्का है तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन जो वोटर है जनरल, और आपने तो आउटडोर शोज किए हैं कराची में जाके, वो मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान के वोटर से अलग है। एक तो इट्स अ मेट्रोपॉलिटन, हर यहाँ पे एथनिक वोट बड़े अरसे तक रहा। यहाँ पे हमने गोली की सियासत भी देखी। सो ये इलेक्शन इसमें क्या मद्देनजर रखेगा एक आम आदमी? लोकल इश्यूज ही होंगे, पानी और कचरा होगा या कुछ और भी होगा? मतलब वैसे ओवरऑल मुल्क की बात करें तो हमने देखा था कि जब आप भी 2013 में कवरेज की होगी तो लोड शेडिंग का मसला, ये सारी बातें लोग करते थे। लेकिन इस दफा जब गए थे तो नंबर 1 जो सीवरेज का निज़ाम है, सैनिटेशन है, पानी का मसला है, ये सारे लोकल बॉडीज के मसाइल हैं। लेकिन लोगों ने उस पर कंसर्न करार किया था कि होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होने जा रहा है, इतना तो तवक्को अभी तक है कराची के हवाले से। लेकिन खौफ की एक फिजा होती थी। अब वो खौफ ये होता था कि जैसे मैं अगर रोड शो करने गया लियारी में, तो लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होती है इलेक्शन में। पिछली बार भी PTI ने अच्छे खासे 1000 वोट निकाल लिए थे और उनका कैंडिडेट भी कोई जानता नहीं था उसको, बिल्कुल। लेकिन डिस्पाइट दैट वहां पर डिसेंट यानी वॉइस ऑफ डिसेंट कोई नहीं कर सकता था। कोई पीपल्स पार्टी के को बुरा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था वहां पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता था। इसी तरह अजीजाबाद में मुक्का चौक का जो इलाका है वो एक खौफ की अलामत समझा जाता था। और इतना खौफ होता था कि वहां जाकर मिसाल के तौर पे हमारे साथ मुस्लिम परवेज साहब बैठे हैं जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी तसव्वुर, मैं कल वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मुत्तहिदा मजलिस अमल का वहां पर एक बैनर लगा हुआ था या फिर वो उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी जो कैंपेनिंग कर रही थी। तो ये वो चेंज है जो नजर आया। लेकिन कंफ्यूजन बहुत है, कुछ समझ में ये नहीं आता लोगों को जी कि आगे बहुत से लोग अनडिसाइडेड हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो गैलप सर्वे हो या IPR सर्वे हो या वो हम लोग जो सड़कों पे जाके हमने लोगों से एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ वोटर्स वो हैं जिन्होंने अब तक डिसाइड नहीं किया और वो कल के दिन डिसाइड करेंगे। कल तक वो रुके हुए हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। और इसमें एक आपके साथ भी मौजूद है। और उसमें एक फैक्टर और ये भी है क्योंकि हमने देखा है कि जब हम कराची की बात करते हैं तो यहाँ पर बरादरी और ये तो है एथनिक वाला, लेकिन रूरल बेसिस के अंदर थाना कचेरी का भी एक वोट होता है। लोग इसलिए भी कैंडिडेट को वोट देते हैं कि वो उनको मसाइल हल करेगा। लेकिन मोस्टली वो समझते हैं कि जो काम करा देगा, जो सड़क बनवा देगा, लेकिन एक बड़ा फैक्टर होता है कि हवा किसकी चल रही है। कराची में भी और ओवरऑल सेंस ये चल रहा है कि जी इमरान खान साहब विल बी द लीडिंग इन टर्म्स ऑफ एमिनेंस, लोग कह रहे हैं। तो हवा भी जो चल रही है, लोग उस कैंडिडेट को देना चाहते हैं वोट। कहते हैं जी कि जो जीतेगा, जिस जीते हुए घोड़े पे पैसा लगाओ, जैसे कहते हैं मुहावरा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो शायद कराची के जो कल डिसाइड करेंगे वोटर्स, वो समझेंगे सोचते हुए कि यार हम वोट उसको दें जो जीत रहा हो, फजूल में क्यों वोट जाया करें किसी को हारते। ये भी एक फैक्टर होगा। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या ऐसा होगा कि लोगों के लिए ये ज्यादा आसान है अली कि वो समझे? और कराची में कराची क्या, ये मेरे लिए तकलीफ दे था कि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई हूँ, जहाँ जिसमें पंजाब हो या बात हुई किसी से या हमारे ब्यूरो हेड्स के साथ हमने जो प्रोग्राम्स किए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे एक बिल्कुल कदर मुश्तरक थी। हमें पानी नहीं मिलता, नकासी का निज़ाम ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है। ये मतलब कोई हल्का ऐसा है जिसको हम कह सकें ये मॉडल हल्का है और इसको सब फॉलो करते हैं। नहीं, ऐसा मॉडल हल्का तो आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। और ब्रेक पे जाने से पहले क्योंकि आपने कहा था कि कुछ हल्कों का जिक्र करें, तो मैंने आपके सामने
NA 247 की थी, NA 247 Yes. जो कि प्रीवियसली स्पिन ऑफ एनए 250 है, जिसके लिए जनाब बड़ा एहतजाज हुआ, लोगों और ने जो शोर मचाया। मैं उसमें ये भी ऐड करूंगी कि जो धांधली की कैंपेन पे 2013 में चली है उसके खिलाफ, वो यहाँ से और साद रफीक साहब का था हल्का लाहौर में, ये दो जगह से लेकिन शुरू यहाँ हुआ था पर एक बड़ा एहतजाज। अहम इशू रेज हुआ। अब इशू ये रेज हुआ कि अब पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता और अमीर खाते पीते लोग अब ये सोच रहे हैं कि हमने तो 2013 में वोट दिया था, वोट की ताकत को इस्तेमाल किया, ठीक। तो आज हमें क्या मिला इन 5 साल के अंदर? अब क्या खोया? मैं क्योंकि इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसी भी बात है, आप कल इलेक्शन, लेकिन आप कर देंगे influence, नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, देखें ये हर चीज उस कैंडिडेट से हमें पूछना पड़ेगा ठीक। जिसने हमसे वोट लिया। आप देखें ये इस हल्के में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब खड़े हुए हैं, इस हल्के में आरिफ अलवी साहब खड़े हुए हैं, क्योंकि आपको Very पता है ये interesting. टीवी की बड़ी Yes. मारूफ Last शख्सियात time हैं। जीते इन्होंने हो। सियासत क्या की, ये हम बाद में बात करते हैं। अफनानुल्लाह खान साहब हैं जो कि मुशाहिदुल्लाह फौजिया खान साहब कसूरी के साहब जो है हैं। बेटे हैं। उसके अलावा जो है फौजिया कसूरी साहब हैं, एक्स PTI, और आप पता है शी हैज एंटरप्रेन्योरल स्किल्स आल्सो। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अब्दुल अजीज मेमन साहब है पीपल्स पार्टी की जानिब से, मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब है MMA की जानिब से, वो भी बड़े, मैं कहूँगा तारीखी तौर पर एक उनकी अपनी एक सियासत रही है, सियासत रही है, अहमियत है। MMA के हवाले से जमात इस्लामी के हवाले से जरा पूछ रहे थे, क्योंकि वो मुझे ब्रेक पे जाने का भी कह रहे हैं। सो जमात इस्लामी का, क्योंकि हम सभी जानना चाहेंगे कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वोट जो था कराची में, वो अब आप समझते हैं कि रिवाइव कर सकें शायद इस इलेक्शन में? देखिए, जमात इस्लामी का स्ट्रॉन्ग वोट पहले भी था और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी उतना ही स्ट्रॉन्ग वोट मौजूद है। उसमें ना पहले कभी कमी आई थी, ना आज उसमें कोई कमी है। जहां पर बात में फ़र्क आया था वो ये था, जैसे अभी सफ़ान ने बताया, कि एक प्रेशराइज वोटिंग होती थी, एक खौफ की फिजा में वोटिंग होती थी, एक ऐसी वोटिंग होती थी जिसमें कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाता था, कुछ लोगों को अंदर कर दिया जाता था और ठप्पे लगाए जाते थे। सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा और उसी हल्के में जिसका अभी जिक्र किया गया 247, वहां पर आप ही के एक एंकर खातून ऐसी भी थी कि जिन्हें बाहर निकाल दिया गया और बिलाखिर वो मुल्क छोड़कर उनको जाना पड़ा और काफ़ी अरसे वो मुल्क से बाहर रहीं। तो इन हालात में जो वोटिंग होती थी उसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो है वो कराची शहर से बाहर हो जाते थे। ठीक है, लेकिन जमात इस्लामी के वोट में ना पहले कभी फर्क था ना आज कोई फर्क है, इसलिए कि अगर डिलीवरी की बुनियाद पर था तो हम डिलीवर कर चुके हैं। अगर किसी और बुनियाद पर था कि अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, काम करना जानते हैं, काम करना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो सारी बुनियादें भी हमारे कैंडिडेट्स में मौजूद हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं है। ना पहले कभी कमी थी ना आज कमी है। बट ये हकीकत तो है कि वोट बैंक तो आपका कम हुआ है, सिर्फ कराची में नहीं, बड़ी हद तक और जगहों पर भी हमने ये देखा है। मैं नहीं समझता कोई वोट बैंक कम हुआ है। अगर आप उसके पिछले तमाम इलेक्शंस की वो रिकॉर्ड निकाल कर देख लें तो किसी भी हल्के में आप नहीं बता सकते कि वोट बैंक कम हुआ है। ये जरूर हुआ है, मैंने बताया कि जो न्यूट्रल एक होता था वो खौफ की वजह से, इसलिए कि ओपन होती थी सारी वोटिंग, बहुत ज्यादा ठप्पे लगते थे और सारी दुनिया जानती है। इसको हम खामखाई छुपा कर बात करें इसको, या हम किसी को ब्लेम करें, ना हम ब्लेम करना चाहते हैं ना हम छुपा कर बात करना चाहते हैं। हम बिल्कुल वाजे और साफ बात करना चाहते हैं कि ये होता था, सारी दुनिया ने देखा है। और अगर कोई उससे इनकार करता है तो मेरा ख्याल ये है कि वो या तो ये ना कहे फिर कि वो एंकर है, अगर वो खौफजदा है, और अगर एंकर है तो फिर अल्लाह ऐलान कहे। और मैं भी कह रहा हूँ अल्लाह ऐलान, और मेरा ख्याल है सारी दुनिया को पता है। राइट, हम एक वक्फा लेते हैं एंड देन आई विल कम टू यू राइट आफ्टर ब्रेक। वक्फा लेने जा रहे हैं, जिसको मर्जी कीजिए वोट जरूर कीजिएगा, because your vote really matters. वक्त के बाद we will be right back. And welcome back once again. अब हमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ट्रांसमिशन। माजरत कर लें कि क्योंकि पैमरा की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि आपने ना कोई अपनी पार्टी से रिलेटेड बात करनी है, ना कोई आपने किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है, क्योंकि कैंपेन का वक्त पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, अलर्ट बजे इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक ख़त्म हो चुका है। इसलिए, और ऐसा ही होता है तमाम डेमोक्रेसीज़ में, महज़ब डेमोक्रेसीज़ में, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म की किसी भी डोमेन में ना जाएं जहां पर लगे कि कोई
वायलेट हो रहा है पैमरा का कोड ऑफ कॉन्डक्ट। जनरली हम हलकों पे नजर डाल रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत पे नजर डाल रहे हैं। कुछ हमने पहले कराची के हल्के बताया, एक और हल्का मेरे पास है NE244 कराची। मिफ्ता इस्माइल क्योंकि यहाँ से खड़े हैं इसलिए बड़ा अहम है। कैंपेन चलाई मिफ्ता इस्माइल साहब ने लोकल लेवल पे बड़ी गहमा गहमी वाली, और उनसे ये सवाल किया गया कि आपने शायद जो PMLN की एक पूरी कैंपेन है पूरे पाकिस्तान में उसको जरा इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की। अली जैदी साहब तहरीक इंसाफ के लीडर यहाँ से पहले भी इलेक्शन लड़े थे, पिछली दफा बड़े वोट्स लिए उन्होंने, अगरचे जीत नहीं सके थे मगर रशीद गोडेल साहब को कॉन्टेस्ट किया था उन्होंने और काफी तादाद में वोट्स लिए थे। बाद में उन्होंने कहा था धांधली से जीते हैं रशीद गोडेल साहब जो उस वक्त MQM में थे। अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब अगेन अ वेरी पॉपुलर फेस MQM से, एन वक्कार अख्तर पागावाला पीपल्स पार्टी से, जाहिद सईद MMA से। अहम उम्मीदवार जो NA244 के जो इलाके हैं वो उसमें डिफेंस व्यू है, अख्तर कॉलोनी है, मंजूर कॉलोनी है, महमूदाबाद हिल पार्क सोसाइटी, कारसाज, फैसल कैंट, गुलशन जमाल और KDA स्कीम शामिल है। जो 2013 के नताइज थे उसमें सड़के से MQM के सैयद अली रजा आब्दी साहब 81,603 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के राजा अजहर ने 40,388 वोट लिए थे। ब्रिगेडियर साहब, कराची इज डिफरेंट, हम बार बार ये बात कर रहे हैं, इस वक्त कोई दहशत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन कराची समेत पाकिस्तान की तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बेसिक मसाइल लोगों के वहीं हैं। ये किस तरीके से हल होंगे, कब होंगे? देखें, इसका बेस्ट तरीका ये हल करने का कि आप अच्छी लीडरशिप लेकर आएं। नाउ इज द टाइम। 10 साल से लोगों ने देख लिया कि क्या हुआ, किसने क्या किया। आई डोंट टॉक टू एनी अबाउट एनी पार्टी, चाहे वो MQM है, पीपल्स पार्टी है। अब एक मौका मिला है पीपल ऑफ पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर कराची को कि वो अब बड़े गौर और फिक्र के बाद अच्छे कैंडिडेट चुने और बाकिरदार लोगों को चुने जो आगे जाके कराची के मसाइल हल करते हैं, जो बड़े टिपिकल मसाइल हैं राइट और बहुत ज़्यादा हैं। So you were thinking कि इस वक्त कराची में मुकाबला कैंडिडेट बेस ज्यादा होगा पार्टी बेस की निस्बत? मेरे ख्याल में होगा तो कराची पार्टी बेस ही, लेकिन कैंडिडेट्स को चुनना चाहिए अच्छे लोगों को और उसमें उनको सबको पता है कि कौन काम करने वाले हैं, कौन करने वाले नहीं हैं। वी डोंट टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर कैंडिडेट, लेकिन करना ये चाहिए कि इस वक्त आप उन पार्टी लोगों को लेकर आएँ जिनको आप समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, चाहे वो पार्टी हो, वेदर इट इज PTI, MQM या पीपल्स पार्टी है या जमात इस्लामी, जो भी लोगों को लेकर आना चाहते हैं उनको फिर लेके भी ऐसे आए कि वो उनका मैंडेट ऐसा हो कि वो काम कर सकें। और आप वोट कहाँ डाल रहे हैं? मेरे कौन सी सजावल में है, मैं सजावल में डालूंगा कल वोट जाके। मेरे को लैंड वहाँ पर है तो वहाँ जाके मैं डालूंगा, बट मैं जा इसलिए रहा हूँ कि आई मस्ट कास्ट में वोट। हर एक को, मेरी तो खास तौर पे इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान के अवाम से एक ही रिक्वेस्ट है कि निकलें, वोट डालें, जिसको मर्जी डालें, लेकिन कम से कम जाके अपना हक जो वोट का वो जरूर अदा करें। राइट, अगर इजाजत दें, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, ओवरऑल इस इलेक्शन में जहां पर शकूक व शुबहात रहे, अगेन इट्स अ बिग एक्सरसाइज और बहुत सारे मामलात में 2013 से कंपेयर करें तो हमें क्या नजर आता है कि हम आगे की तरफ गए हैं जमहूरियत का सफर लेकर? जी फ्रिया, कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं, लेकिन शायद आपको 2-4 मिनट बाद दोबारा मेरे से सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं 40 मिनट से यहाँ बैठा कुर्सी पे ट्रस्ट कीजिए बिल्कुल सो चुका हूँ। मेरा दिमाग नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको सच्ची सूरत हाल दे रहा हूँ कि मैं वाकई मेरा दिमाग जो है वो 80% यहाँ बैठ के बिल्कुल सो चुका है। सो कोशिश करता हूँ आपके सवाल का जवाब देने की, अगर सही ना आया तो 5 मिनट बाद दोबारा पूछ लीजिएगा। सो देखिए, मैं इस इलेक्शन को इस तरह से देखता हूँ कि ये इलेक्शन बहुत डिफरेंट इलेक्शन है पिछले इलेक्शंस की निस्बत। 2013 से इसकी थोड़ी सी ममासलत इस तरह से है कि पहली दफा 2013 में हमारा पढ़ा लिखा तबका और हमारी यूथ जो है उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाई। अब ये इन्वॉल्वमेंट अक्सर औकात ये सोची जाती है कि शायद सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए है, ऐसा नहीं है। दूसरी जमातों ने भी अपनी पेनिट्रेशन इस सेगमेंट में शामिल की, उसमें पीपल्स पार्टी भी हैं, दूसरी जमातें भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ भी हैं। ये जो इलेक्शन है इसमें लोग बहुत चार्ज्ड हैं, लोग बहुत ज्यादा, मैं ये भी कहूंगा कि लोग बहुत ज्यादा जानते बूझते भी हैं, इन्फॉर्म्ड भी हैं। ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखें तो पहली दफा पिछले 3 डेकेड्स में
पहली दफा इस इलेक्शन में फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा इश्यू बन के सामने आ रही है। अगर आप कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी स्पीच देखें तो मेरा ख्याल है कि जितना मैंने पिछले चंद इलेक्शंस देखे हैं उसमें शायद ये पहली दफा है कि एक मेन स्ट्रीम पार्टी जो है वो अपने मैनिफेस्टो में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी होगी क्या और पाकिस्तान के जो उनके नेबर्स के साथ रिलेशनशिप्स हैं और जो क्रिटिकल हमारे पॉइंट्स हैं उनको इलेक्शन मैनिफेस्टो का या अपनी इलेक्शन की स्टेटमेंट्स में शामिल किया गया है। हालांकि इंडिया में हमने ये हमेशा होते देखा है, पाकिस्तान में ये पहली दफा हो रहा है। तो एक तो ये चेंज है अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें। इट्स अ वेरी गुड चेंज एक्चुअली। देखिए कुछ चीजें जिनको हमने जब तक हम अपने जो हमारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया से दोस्ती हर शख्स चाहता है इस मुल्क में। मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही कोई होगा जो इंडिया से दोस्ती पाकिस्तान में नहीं चाहता, लेकिन वो दोस्ती किन लेवल्स पे होनी है, वो दोस्ती किन असूलों पे होनी है, वो दोस्ती किन प्रिंसिपल्स पे होनी है, उसके ऊपर इख्तलाफात हैं। जब तक आप आवाम के अंदर ये शऊर बेदार नहीं करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, जब तक वो आवाम को आगाही नहीं देंगे, जब तक आवाम इस पर डिबेट नहीं करेगी तो ये नहीं होगी। मैं क्विकली हकीकत ही कह लें एंड लेट्स कॉल स्पेड स्पेड की पॉलिटिकल पार्टीज ये इतराज भी करती रही कि उनको स्पेस ही नहीं दी गई कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए, मगर उनकी फॉरेन पॉलिसी पे कोई वाज़ेह हमें लाए अमल भी नहीं नजर आया। आप जैसे आपने खुद नोट किया कि पहली दफा हमने इलेक्शन में देखा भी है, 2013 में तो फॉरेन पॉलिसी का जिक्र ही शायद दूर दूर तक नहीं था। सो इसको क्या कहेंगे आपके इदारों की जो आपस में तसादम है उसमें डायरेक्ट ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी का होता है? फ्रिया हमने जी फ्रिया देखिए अब बात यह है कि पाकिस्तान सिंस इट्स इंसेप्शन बहुत ही डिफरेंट किस्म की सिचुएशन में है। पाकिस्तान और इजराइल दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो कुछ चीज़ों पे आपको कंपैरिजन मिलेगा। जिस तरह से स्टेट ने फंक्शन किया, मैं ऑफ कोर्स उनकी इजराइल की जो एट्रोसिटीज है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अदरवाइज कर रहा हूं कि जो जिस तरह से एक स्टेट जो है सिक्योरिटी को देखती है। सो पाकिस्तान की जो आर्मी है जी, जो पाकिस्तान की आर्मी है या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर आपकी फॉरेन पॉलिसी बन नहीं सकती। इसलिए नहीं बन सकती और एग्जीक्यूट नहीं हो सकती क्योंकि आप जिस कंट्री से अलग होके इंडिपेंडेंट हुए हैं उनमें एक बहुत बड़ी तादाद अभी तक आपको एक इंडिपेंडेंट कंट्री दिल से तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इस वजह से आपके जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी शमूलियत जरूरी है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि जब भी सिविलियन अदारों को मौका मिला, जैसे अभी जहांगीर साहब हमारे जो एम्बेसडर हैं यूएस में, उनकी शायद 12 सेकंड की कि 15 सेकंड की मेरी इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई थी। बिल्कुल सिक्योरिटी इदारों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जमाने में अगर हम देखें तो जो यूके में और दूसरी इंपॉर्टेंट जगहों पे अपने सफीर लगाए गए। इसी तरह पीएमएलएन की पिछली गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो कतर में क्योंकि हमने एलएनजी गैस की डील करनी थी, इसे स्पेशल किस्म का वहां पे भी हमने एम्बेसडर लगाया। तो जब हमारी पॉलिटिकल, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के गुनाह नहीं है या उनके कसूर नहीं है, डेफिनेटली उनकी भी गलतियां हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि डायरेक्ट अवाम को रिप्रेजेंट कर रही होती है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी जल्दी होती है और होनी चाहिए। तो जो हमने फॉरेन पॉलिसी में ब्लंडर किए वो बहुत ही मैं ये कहूंगा कि खौफनाक हैं पिछले 10 साल में। अगर आप सिर्फ एक चीज देख लें, क्विकली मैं उसको रैप अप कर दूं कि जो मिडिल ईस्ट है उसमें से तकरीबन 48% के करीब मोहतात अंदाजे के मुताबिक, पूरे मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं, हमारे जो एक्सपेक्ट्स थे, जो हमारे लोग वहां पे नौकरी कर रहे थे, वो निकाल दिए गए कि किसी ना किसी तरीके से। उससे हमारे रेमिटेंसेस कम आए। आपको पता है कि जो यूके में, अमेरिका में, दूसरी जगहों पे लोग रहते हैं वो उतने रेमिटेंसेस नहीं भेजते पाकिस्तान जितने मिडिल ईस्ट से आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन कंट्रीज में आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, लोगों को वो वहीं के होके रह जाते हैं। अब उसके बरक्स क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ना कुलभूषण का नाम लिया, ना उन्होंने प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को टफ टाइम दिया, तो इंडिया को हमने जानबूझ के डेलिबरेटली मिडिल ईस्ट खोल के दे दिया कि आप जो मर्जी वहां पे करें। आज इंडिया को जो रेमिटेंसेस मिल रहे हैं मिडिल ईस्ट से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अगर आप उसकी फिगर चेक करें वो एग्जैक्टली वही फिगर है जितना इंडिया का डिफेंस बजट है। सो इनडायरेक्टली अगर आप ये कहें, इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा, इनडायरेक्टली अगर आप ये कहें कि इंडिया की जो डिफेंस बजट की नीड्स हैं उन्हें रेमिटेंसेस की सूरत में मिडिल ईस्ट से मिल रही है, तो ये कितनी तकलीफदेह बात है हमारे लिए। तो ये 40 मिनट्स आपने कहा कि बैठे होने के बावजूद आपने हमें बड़े
पॉइंट्स टू पॉन्डर दिए हैं, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 40 मिनट्स के बाद आपके पास दोबारा अगर आए तो आप और हमें बड़े अहम नुक्ते देंगे. जस्ट ऑन अ लाइटर नोट आई कम टू यू सोहेल वजाहत साहब, अभी बड़ी देर से हमारे साथ बैठे हैं. एंड मेरी माजरत तमाम मेहमानों से, क्योंकि एक ट्रांसमिशन बहुत सारे लोगों को हमने इनकॉर्पोरेट करना है, बहुत सारी जगह से न्यूज़ भी आ रही है, इट्स अ बिग न्यूज़ डे, सो इसलिए मुश्किल हो रहा है कि आप सबको उस तरीके से वक्त दें जैसे कि हम अपने प्रोग्राम्स में देते हैं. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन, सो आई होप कि आप इस पर हमारी माजरत कबूल फरमाएंगे और यकीनन हम भी अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे. आई कम टू यू सोहेल वजाहत साहब, ये बड़ी अहम बातें की हैं डॉक्टर साहब ने, और हम समझते हैं कि जहां हम डेमोक्रेसी की मजबूती की बात करते हैं वहां ये भी बहुत जरूरी है कि हम इदारों के अंदर एक बेहतरीन, ना सिर्फ उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए अपने इदारों को, बल्कि उनको ओन करे सिविल गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब फिर सिर्फ ये तो नहीं है कि आप इलेक्ट होकर आ जाएं, आपने कहाँ तक इनकॉर्पोरेट करना है, तमाम इदारों को लेकर चलना है इन अ डेमोक्रेसी. देखिए, इस वक्त इलेक्शन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हट के जितनी बातें हुई हैं, वो गवर्नेंस, सब जगह पे गवर्नेंस का मसला नजर आ रहा है. दूसरा इस वक्त वोटर को बड़ी सख्त परेशानी है कि मैं किस शक्ल को वोट दूं या किस पार्टी को दूं, क्योंकि शक्लें वही हैं, पार्टियां बदल गई. अब ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई ये तो ऑलरेडी टेस्टेड लोग हैं, इनमें से किसी को भी मैं वोट देता हूं तो इन्होंने तो ना कराची ठीक किया ना पाकिस्तान ठीक किया, ये तो वही लोग हैं जो पिछले 70 साल से वोट लेते आ रहे हैं. एक साहब ने हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बताया कि पिछले तकरीबन 3 इलेक्शन से एक ही साहब लड़े हैं, हर दफा नई पार्टी से लड़े हैं. मैं बीबी यही अर्ज कर रहा हूं कि वो ये या तो बेटा खड़ा हो गया या भाई या चचा या मामू, वही है. अब मैं वोट देने जाऊं, मिसाल के तौर पे आपने 3-4, मैं किसी का, मैं पार्शल नहीं होना चाहता, मैं बिल्कुल एक रहना चाहता हूं अकेला, तो उसमें ये है कि इन्होंने कई जगह से नाम लिए, सारे नाम वो हैं जो 15 से 20 साल तक हुकूमत में रह के इस शहर के ऊपर हुकूमत कर चुके हैं. जितने भी नाम आपने लिए, कोई कहीं रहा, कोई मिनिस्टर रहा, कोई फेडरल में रहा, कोई प्रोविंस में रहा, कोई लॉ मिनिस्टर रहा, कोई फलाना रहा, ये सारे टेस्टेड. हम इनमें से जिसको भी चाहे मैं वोट दे दूं, मुझे तो पता है इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ठीक, क्योंकि इन्होंने आज तक नहीं किया 30 साल में. अब ये तो पहली बात हो गई. दूसरी बात जो मेरे भाई वहां कह रहे थे फॉरेन पॉलिसी पे, देखिए इंस्टीट्यूशंस में मेरिट, कॉम्पिटेंस और लीडरशिप जो कि अपने से ऊपर सोचे, यानी अगर मेरे भाई के खिलाफ भी कोई बात आ गई तो मैंने उस पर करना है. ये नहीं करना कि मेरे भाई या मेरे किसी दोस्त का नैरेटिव है तो मैं उसे लेके चलना शुरू हो जाऊं. अगर वो गलत है मुल्क के लिए तब तो वो लीडर है, वरना वो फिर लीडर अपनी भाई बहनों को भी नहीं छोड़ता. वो कहता है भाई आप गलत बात कर रहे हैं, गलत है इसलिए आप हट जाएं यहाँ से. एक ये चीज है. फॉरेन पॉलिसी या इंस्टीट्यूशंस की जब बात होती है कि इनको आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, इसे किसने मना किया सिविल गवर्नमेंट को? किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप मिलिट्री के आदमी को बुला के मेज पे ना बिठाएं? किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप जुडिशरी का रिप्रेजेंटेटिव ना बुलाएं या वकला को ना बुलाएं, या आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो नैब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी किस्म की FI हो, आप बुला के, हर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना किसी भी मुल्क का, वो इलेक्टेड है डेमोक्रेसी में, उसको पूरा इख्तियार है कि वो खुद बुलाए. यहाँ क्या होता है, लोग उसको मजबूर करते हैं. अभी तक जो मैंने देखा है कि भाई आप एक कोई कॉन्फ्रेंस तो बुला लें, कोई आपस में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ही बुला लें, तो बजाय दूसरे इंस्टीट्यूशन. भाई मुझे मुशावरत करनी चाहिए, उसके बाद एक फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए. देखिए दुनिया का आज तक कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ फौज नहीं है, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा बता दे जहाँ जुडिशरी नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पॉलिटिशियन नहीं है, दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें जहाँ ब्यूरोक्रेसी नहीं है. ये सारी चीजें मौजूद हैं. अब इसमें जो फुकदान है वो ये है कि हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते. अब हमें दुनिया की कोई भी फॉरेन पॉलिसी, आप यूएस को एग्जाम्पल बना लें, वो यूके को एग्जाम्पल बना लें, इंडिया को, वहां सारी इंटेलिजेंस का इनपुट होता है सुबह सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में, और ये सब चीज शामिल करके वो फिर फॉरेन पॉलिसी देते हैं ताकि सब अपने एक पेज पे हों. और हमें फॉरेन पॉलिसी को, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, वो इकोनॉमी से जोड़ना पड़ेगा. हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप अगर फॉरेन पॉलिसी से नहीं जुड़ेगी तो कभी भी आप, और ये मिसिंग है, ये हमारी टोटल, इसीलिए आज आप बोल रहे हैं कि इकोनॉमी आपकी गिरती जा रही है, जो भी हुकूमत आएगी वो आगे आके कैसे चलाएगी. एक चीज का तो इकोनॉमी के साथ फॉरेन पॉलिसी होती है. फॉरेन पॉलिसी कोई अकेली कोई चीज नहीं है. मेरा कोई इंटरेस्ट है ना कहीं, उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा ना फॉरेन पॉलिसी. मैं किसी की मोहब्बत में थोड़ी बनाऊंगा. इट इज नॉट ये बड़ी अहम बात जो आपने आखिर में की है. ब्रिगेडियर साहब से मुस्कुरा भी रहे हैं. एक मैं क्विकली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूं कि जिस वक्त आई वाज वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट बरतानिया में, लॉर्ड ढोलकिया का इंटरव्यू करने के लिए मैं गई पार्लियामेंट हाउस में. वहां पर जब हम बैठे तो एक साहब ने आकर हमसे बात की. इन पे लॉर्ड ढोलकिया उनके साथ गए, साइड पर उनसे बात की. उन्होंने देन ही टोल्ड मी कि ये एजेंसी के बंदे हैं और वो जानना चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू क्यों दे रहा हूँ, क्या बात है. मैंने उनसे पूछा कि
एजेंसी यहाँ पर आई सेड कि नहीं ये पार्लियामेंट में होते हैं और कोई मसला नहीं है, वी आर जस्ट हेल्पिंग देम आउट, क्योंकि बहरहाल हम आवाम के नुमाइंदे हैं और हम उनको जवाबदेह हैं। मुझे कुछ छुपाने की बात नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी आईडी और अपना जो आपका इंटरव्यू का मकसद है इनसे भी शेयर कर लीजिए। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। लेकिन हमारे यहाँ क्या मसला ये है ब्रिगेडियर साहब कि अभी तक इदारे अपना, शायद हम समझे लास्ट 10 years में हमने अपनी जगह तलाश की है सबने, और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट 5 years एंड 10 years में हम इसमें बेहतरी आते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। देखें, बात यह है फरिया कि अभी डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर हो गई है, 10 साल गुजर गए हैं, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, फॉरेन पॉलिसी के होते हैं, वहाँ पर जो भी कौम के अदारे होते हैं, चाहे वो मिलिट्री है, इंटेलिजेंस है, इकोनॉमी है, या और जितने भी थिंक टैंक्स होते हैं, हर एक की इनपुट ली जाती है। और ये पेंटागन में भी आप देखा होगा, स्टेट डिपार्टमेंट में देखा होगा, दे हैव द थिंक टैंक्स, राइट, ठीक है। जो भी मैटर्स होंगे वो आप उनसे इनपुट लेंगे, इन हाउस डिस्कशन करेंगे, एंड देन यू रीच टू अ कंक्लूजन, एंड व्हेन यू रीच टू अ कंक्लूजन दैट इज अ फाइनल पेपर, देन यू से इट्स फाइनल, राइट। और वो जाहिर है कि आपके चीफ एग्जेक्टिव हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, ही इज द चीफ एग्जेक्टिव, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठते हैं, अब वहाँ पर तमाम लोग बैठे होते हैं, नेशनल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन की जाती है। एक जो यहाँ पे हमने देखा कि जिसके ऊपर शिकायत की गई कि नहीं हुआ पिछले 5 साल, तो ये इशू है। लेकिन साथ ही साथ आपके इतने अच्छे लीडर्स होने चाहिए, इतनी अच्छी उनका नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो फॉरेन ऑफिस में है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर आपके हैं, ताकि वो फिर एक उनको समझ आती हो कि उन्होंने क्या करना है। इशू ये होता है कि जब आप अपनी लीडरशिप वीक होती है, लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होती है, लीडरशिप डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है, देयर पीपल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स अदर डायरेक्शंस में देखते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद बहुत स्ट्रांग है, बात कर रहे हैं, और उन्होंने भी, होता ही है कि हमने पिछले 5 साल में तो अनफॉर्चुनेटली ये देखा है कि पूरा साल वज़ीर-ए-आज़म साहब सेनेट नहीं गए। दिस इज द इशू। 6 माह असेंबली के इजलास में नहीं गए, काबीना का इजलास 6 माह नहीं हुआ। तो नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी जैसे बड़े मैग्नीट्यूड के इश्यूज को तो डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ता है ना सर। सबसे पहली बात, जाएंगे तो डिस्कस होगा ना। इंस्टीट्यूशंस को हेड करते हैं ना, वो मेरिट पे होने चाहिए। जब वो मेरिट पे होंगे तो जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, फिर वो खुल के फैक्ट्स पे इनपुट देंगे ना। अब अगर मैं आपकी रिश्तेदारी में यहाँ बैठा हूँ तो मैं सैफान के खिलाफ बोल ही नहीं सकता या फरिया के खिलाफ। अगर मैं अपने बलबूते पे बैठा हूँ तो मेरा जो दिल चाहेगा मैं आपके बारे में बोलूंगा। आपको भी सुनना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ेगा, तारीफ भी सुननी पड़ेगी। लेकिन ये हमारी यहाँ मिसिंग है लीडरशिप से। तारीफ कवाली होती है, कवाली थोड़ी हो सकती है किसी की जगह। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रेगुलेट करने की बात है कि रेगुलेटर में सारे रिश्तेदार बैठे हैं, एक नाम बता दीजिए जो रेगुलेटर। अगर अभी अगर हम देखें सर, मैं जो बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो एक नैरेटिव है, और आप अगर वो देखें कौन कौन कह रहा है, तो वो HRCP कह रहा है, इंटरनेशनल एनजीओज कह रही हैं, कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस कह रही हैं, वही बातें कुछ सहाफी यहाँ पर कर रहे हैं। एक पूरा एक ही नैरेटिव है जो सब, हाँ कुछ सहाफी, एक पूरा एक सेगमेंट है, और अगर आप उनकी बातें चेक करें तो वो तकरीबन एक जैसी बातें सब कर रहे हैं। HRCP भी वही बातें कर रहा है, वही बातें वो सहाफी कर रहे हैं, वही बातें इंटरनेशनल मीडिया पब्लिकेशंस कर रही है। और अगर साइड ऑफ स्टोरी पे जा ही नहीं जा रहे, और अगर नेशनल सिक्योरिटी के दायरे उसको रेगुलेट करते हैं, बनाना चाहिए। आप एक बड़ी अहम बात बताए थे इंडियन, हाँ मैंने देखा, क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स जो टैब्लॉइड्स और मुख्तलिफ जो ब्लॉग्स से पब्लिश हो रहे हैं इंडिया के अंदर, बिलखुसूस देखा कि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत से पब्लिकेशंस हुई हैं, रिसेंटली हुई हैं। और मैंने खुद देखा कि फेसबुक के ऊपर स्पॉन्सर्ड आर्टिकल था जो बाकायदा, जैसे फेसबुक पे अगर आप कोई ऐड देते हैं तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैप करके आप उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो एक इंडियन पब्लिकेशन थी और उस पर इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल था और उसको स्पॉन्सर किया हुआ था, यानी समवन पेड फॉर दैट। Someone actually paid for that. बात करते हैं, and I'll bring you Ali here, कि हमारे मुल्क के अंदर, और अभी हमने बात भी की इसको, पर तफसीलन हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि कितनी अहमियत है पाकिस्तान की और क्यों हम इसको कंपेयर करते हैं विद इजराइल, क्योंकि थ्रेट्स भी उतनी ही ज्यादा है पाकिस्तान को। इट्स अ न्यू कंट्री। इस एग्जिस्टेंस के साथ साथ अगर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की पूरी नजर है और इन्वॉल्वमेंट है, अगर अमेरिका के इलेक्शन में हो सकती है एक और मुल्क की इन्वॉल्वमेंट या शकू का इजहार किया जा सकता है, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक। इंटरनेशनल पूरा दिन बैठकर हमारे, मतलब वो तो नहीं खेलते ना, दे डोंट प्ले चेस ऑन अ मैप ऑफ पाकिस्तान। राइट। हमारी अपनी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। सॉरी, यहाँ पर मुझे थोड़ा हमारे एक और तजियाकार हैं हसन निसार साहब, उनकी तरह थोड़ा समझाना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे हम खुद इतने इंटेलेक्चुअली करप्ट हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली बात सही है कि बहुत सारे लोग हमारे केबल भी होंगे,
लेकिन इदारों को चलाने के लिए हमारे पास बंदा ही नहीं है कोई। मैं आपको बड़ी अनफॉर्चुनेट बात बता रहा हूं। वी ब्रिंग द बेस्ट क्वालिफाइड पीपल एंड दे टर्न आउट टू बी मॉन्स्टर्स। एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि हम बेस्ट आदमी इंतखाब करके लाते हैं अमेरिका से भी, जो बहुत अच्छा जी वहां पर ये करता था। पाकिस्तान आता है और जिस भी इदारे में लगाते हैं उसका सत्यानाश करता है, PIA का जिक्र करना अपनी कमाई हुई इज्जत का भी सत्यानाश करता है, और मुल्क के भी जो वसाइल हैं उनको भी जाया करके जाता है। नेम एंड मैं आपको भी बता सकता हूँ सरकारी इदारे जहां पे हम अपनी तरफ से बहुत टॉप के लोग लेकर आए। और इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि आपका इंटरेक्शन होता होगा, वहां पर जो ये हमारी इकोनॉमी के भी जो सो कॉल्ड गुरुज एंड पंडित्स हैं, ये सब पैरोल पे आए हुए हैं। यकीन करें, शर्मिंदगी होती है इनको देखकर, इनकी हरकतों को देखकर। पता है कि बात हमें सुननी पड़ती है MCR की, वक्फे पे जाने का कह रहे हैं, लेकिन अगेन आई से प्लीज डोंट बी डिस्पॉन्डेंट। जिसका मर्जी रोल हो, मर्जी इंटरेस्ट हो, चाबी आपके हाथ में है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, वो चाबी इस्तेमाल आपने करनी है क्योंकि वोट आपने डालना है। सो यू मस्ट वोट। बल्कि आपके आसपास जितने लोग हैं, मेक अ कॉल, मोटिवेट देम, उनसे कहीं निकलें और वोट डालें, क्योंकि कल पाकिस्तान ने अपने किस्मत का फैसला करना है। आफ्टर अ ब्रेक वी विल बी राइट हियर। इलेक्शन 2018 तैयारियां मुकम्मल हैं, कैंपेन बंद हो चुकी है, हर किसी ने अपने अपने हलके में जोर लगाया, कैंपेन चलाई। अब तमाम का तमाम मामला आपके हाथ में है। एक नजर हम इलेक्शन 2013 के रिजल्ट्स पे भी डालते हैं और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि इस दफा मैजिक नंबर क्या होगा अगर किसी ने हुकूमत बनानी है। बार बार ये बात कही गई कि मखलूत हुकूमत शायद बनेगी और जो भी पार्टी आएगी वो शायद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे नहीं आ सकेगी, लेकिन ये कयास राइयां हैं, इसके बारे में कोई भी बात हतमी तौर पे नहीं कही जा सकती। बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती रही। मसलन जो सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वो पैनामा लीक्स के हवाले से पूरा मुकदमा चला। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर घर गए, उसके बाद वो उन पे साबित हो गया मुकदमा और वो जेल चले गए, साथ उनकी साहबजादी भी जेल चली गई। लेकिन उसके बावजूद हम पंजाब में भी देख कर आए, दीगर जगहों पर देख कर आए, शहबाज शरीफ साहब जो अब लीड कर रहे हैं वो बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं, समझते हैं कि वो अभी भी अच्छी पोजीशन में है, अपने वोटर को वो मुतहरिक कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने 2013 में बहुत ज्यादा उनको लग रहा था कि वो लैंडस्लाइड लेंगे, KPK में हुकूमत बना सके, लेकिन फेडरल में नहीं बना सके। इस दफा वो भी बहुत पुरइत्माद हैं कि शायद वो हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के लीडर आसिफ जरदारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये बात कह चुके हैं कि राइट ऑफ ना किया जाए पीपल्स पार्टी को फेडरल गवर्नमेंट में, क्योंकि जितनी भी सीटें होंगी वो शायद जीतने वाली पार्टी के लिए पीपल्स पार्टी की अहमियत को बढ़ा देंगी। ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। 2013 के इलेक्शन के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने 1,48,74,104 वोट लिए थे एंड दैट वाज द लीडिंग पार्टी। तहरीक इंसाफ ने 76,79,954 वोट लिए, पीपल्स पार्टी 69,11,218 वोट लिए। इसलिए ये पहली दफा हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 2 हो गई और पीपल्स पार्टी नंबर 3 हो गई। MQM ने 24,56,153 वोट लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये जो इल्जाम लगाया गया PTI पे कि उनको बड़ी हेल्प है, लेकिन हमने PTI का सफर आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं देखा, हमने एक ग्रेजुअल सफर देखा है उनका यहाँ तक आते हुए। PMLN 30 साल पुरानी जमात है, पीपल्स पार्टी देन इट वाज अ नेशनल पार्टी, मगर उसको हमने डिक्रीज होते हुए देखा। सो ये सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ है पाकिस्तान का। लेकिन ये बड़ा ग्रेजुअल, अगर आप देखें ना कि एक 22 साल एक पार्टी ने स्ट्रगल की है और आप लास्ट ईयर इलेक्शन में देखें दे वर ऑलमोस्ट नंबर 2 राइट और आए हैं। बल MNS के अगर सिलेक्शन ले तो पीपल्स पार्टी के 3-4 MNS ज्यादा थे। अदर वोट वाइज लें, वॉल्यूम वाइज लें तो दे वर नंबर 2 पॉलिटिकल पार्टी फॉर श्योर। एंड नाउ आफ्टर दिस 5 years मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को लेके चले हैं, अपना मैनिफेस्टो बताया है, लोगों में अवेयरनेस लेकर आए हैं, इससे आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ है। और फिर सबसे बड़ा PMLN को जो लॉस हुआ है वो पनामा लीक्स का, राइट, एंड इट वाज नॉट सेल्फ क्रिएटेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी और विद इन द पार्टी एनीबडी एल्स, इट इज एक इंटरनेशनल आपको पता है कि इशू बना, जिसकी वजह से फिर उसके बाद इन्होंने खुद कोर्ट में जाके कर लिया। लेकिन और हमने ये ये भी ब्लॉक देखा कि उसमें जो कैंपेन चलाई जिसको नैरेटिव कहते हैं नवाज शरीफ साहब का, कल हमें ये भी पता चलेगा कि वो कितना कामयाब हुआ है। डू यू थिंक कि नहीं ये लोकल इशू? मेरे ख्याल में इट इज ए लोकल इशू और जिसकी इनकी अपनी वजह से लोग, क्योंकि जितनी करप्शन हुई
और फिर उसको एक कोर्ट में पनिशमेंट भी हो गई, जो कि एक सर्टन हो गया कि हाँ जी इन्होंने किया, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल कैंपेन को भी फर्क पड़ा। फिर साथ ही साथ अगर मेन पॉलिटिकल लीडर ही आपके डिटेंशन में आ जाएं तो उससे भी कैंपेन फर्क पड़ता है। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ब्रदर्स आपने देखा होगा, आप तो साथ आई हैं इंग्लैंड से, वो पहुंच नहीं सके, इस पे बहुत बातें मनाई गई। तो इन चीजों को देखते हुए जो वोटर्स होता है ना वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट टू डू, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो दे वांट कि अगले इलेक्शन में उनका कैंडिडेट जीते, उनकी पार्टी जीते, ताकि जो उनके मसाइल हैं लोकल्स पर्सनल जो भी है वो हल हो सकें। तो जिसकी वजह से ओवरऑल देखें तो उससे पीटीआई को थोड़ा सा इस इलेक्शन में एज नजर आता है। बट इट इज अ डे बिकॉज देयर इज, सिंस आई एम इन द केयरटेकर गवर्नमेंट, देयर इज नो रिगिंग, एब्सोल्युटली नॉट अ वन वोट विल बी कास्टेड। एक वोट भी गलत, देखिए इसलिए कि उस पे एक कोड लगे हुए हैं, वोटर कोड लगे हुए हैं, ठीक, जिसकी वजह से कोई जाली वोट नहीं डाल सकता। एक तो ये है, ठीक, जिसकी वजह से कल के दिन डिसाइड होगा। आज जो भी स्पेकुलेशन है, कैंपेन ठीक है चल रही है, जैसे भी कैंपेन चली है, कैंडिडेट की हम बातें सुन रहे हैं, बट टुमारो इट विल बी डिसाइडेड बाय इवनिंग कौन सी पार्टी जीत रही है। तो ये तमाम अभी होना है डिसाइड, अभी ये होना है क्योंकि लोगों ने निकलना है। हाँ, मीडिया का रोल अभी भी है टिल मॉर्निंग, जितने लोगों को एजुकेट करेंगे, प्लीज गो आउट, वोट फॉर योर बेस्ट चॉइस, दैट इज व्हाट इज मैटर्स, जिससे आपको पता चलेगा कि वोट कितने कास्ट हुए। जितने ज्यादा लोग निकलेंगे उतना मुल्क के लिए बेहतर है। और वी ऑल प्रे के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी आनी चाहिए। ठीक, हंग पार्लियामेंट आएगी तो दे विल नॉट बी एबल टू टेक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डिसीजन इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो आप भी ये समझते हैं कि हंग पार्लियामेंट ना हो तो हंग पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मसाइल आपके आते हैं, आपके नेशनल सिक्योरिटी इशूज हैं, ठीक है, इकोनॉमिक इशूज हैं, डोमेस्टिक इशूज हैं, प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स हैं, सब में अगर आपकी हंग पार्लियामेंट होगी, एवरीबॉडी विल हैव देयर डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट, उससे फर्क पड़ेगा। ओके, हम पार्लियामेंट के हवाले से भी अगर दूसरा एक 2013 में पार्टी पोजीशन देख लें तो शरह वोटिंग 55% मुस्लिम लीग नून 129 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी की 36 नशिस्तें, तहरीक इंसाफ की 26 नशिस्तें, एमक्यूएम 19 नशिस्तें, जेयूआईएफ की 9, फंक्शनल लीग की 4, जमात इस्लामी की 3, ANP की 2, काफ लीग की 2, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की 2, नेशनल पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त, आज़ाद उम्मीदवार 8 आए थे। इस दफा कहा जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार शायद हो सकता है कि ज्यादा तादाद में आ जाएं। अभी हमने जब देखा जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने एक बड़ी तादाद बताई जो कि आज़ाद उम्मीदवार ये इलेक्शन लड़े हैं। सैफान खान, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, कल हम ये असल रिजल्ट बता रहे होंगे इंशाल्लाह ताला, होपफुली परसों तक ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी, क्योंकि कल रात हम इलेक्शन रिजल्ट देख रहे होंगे, मगर अभी तक क्या क्लैरिटी है कि क्या होने जा रहा है? नहीं, कंफ्यूजन तो है, इस वक्त क्रिएट भी किया जा रहा है कुछ, लेकिन जिस तरह पिछली बार हुआ था तो रात 10:30 बजे तक जो है नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच कर दी थी लास्ट इलेक्शन से अगर बात करें, जो कि इस दफा खास का है सेक्रेटरी। तो इट वाज नॉट कि अगले दिन तक गया था बात, वो रात 10:30 बजे तक ही वो आ गए थे और उन्होंने अपने घर से शायद मॉडल टाउन के वहां से उन्होंने तकरीर करके बता दिया था जी कि हम जीत चुके हैं, वी आर हेडिंग द गवर्नमेंट, नेक्स्ट गवर्नमेंट। इस दफा तो दो ही ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं अब तक, आप भी जहां जा रही होंगी बात कर रहे हैं, एक होता है जी इमरान खान साहब आएंगे, या दूसरा है जी कोई संजरानी लाइक मॉडल आएगा, और जिसके बारे में संजरानी लाइक मॉडल जो सेनेट में हमने देखा था कि कोई एक नई शख्सियत आएगी, कोई आ जाएगा। लेकिन वो अभी जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट के जो हालात हैं मुल्क के, वो सेनेट में तो हो सकता था कि संजरानी लाइक कोई आ जाए और आके संभाल ले, जो मुल्क के हालात हैं, वी नीड अ लीडरशिप, अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, तो वो है। लेकिन इसमें सारी बातों में जो आपने भी एक इंपॉर्टेंट सवाल अभी पूछा था, आप खुद भी गई हैं लाहौर में, आपसे भी डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि जो एक जिस वजह से नवाज शरीफ साहब ने गिरफ्तारी दी है, या जिस वजह से नून लीग ये सब कुछ कर रही है, वो वजह ये है कि इसकी बुनियाद पे हमें वोट मिलेंगे। उनके आने का मकसद ही बताया जा रहा है कि वो इसलिए आके गिरफ्तार हुए हैं, वहीं बैठे रहते लंदन में क्यों आए, इसलिए है कि हम अरेस्ट होंगे तो लोग वोट देंगे। तो आप गई हैं वहां पर, आपने देखा है कि उनकी इस अरेस्ट होने से जो है लोगों, उनको अरेस्ट वैसे ही होना था, इस कन्विक्टेड, लेकिन वो खुद होकर अरेस्ट हुए, इसी खुशी इस देखिए कहाँ तक वोटर जाएगा, कितना एक्टिविटी होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे जो हैरत हुई, देन अगेन पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब इज नॉट जस्ट लाहौर, पंजाब इज नॉट ये कुछ सरगोदा गुजरांवाला नहीं है, मगर ये स्ट्रॉन्ग बेल्ट है नून लीग की। इनमें मैंने ये देखा कि एक्टिवेट तो हुआ है वोटर, और जो भी नैरेटिव नून लीग का, यूजुअली सिटिंग गवर्नमेंट का वोटर मैंने नहीं देखा कि वो इतना जज्बाती हो रहा हो, ऐसे बात करे। सो ये हम नहीं राइट ऑफ कर सकते कि नून लीग की सपोर्ट, हमने 2013 में पीटीआई के वोटर को बहुत एक्साइटेड देखा, इस दफा
सरप्राइजिंगली नून लीग का वोटर मैंने जो जहां जहां देखा वो एक्टिवली इन्वॉल्व देखा, लेकिन उतनी डायकॉटमी देखी क्योंकि उसी तरीके से जो पीटीआई का सपोर्टर था वो बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ा था। वो कहता था जी ये चोर हैं, वो यहां तक वर्ड्स यूज करता था। जो उधर खड़े हैं वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, बाकी लोगों को ने ज्यादती कर दी है। सो ये एक इतनी मैंने बिल्कुल पोल्स अपार्ट व्यूज देखे हैं जो हमें लीडरशिप में लगे, और मुझे ये भी बड़ी हैरानी भी हुई और थोड़ा सा खौफ भी आया कि जो बात हम डिस्कस करते हैं, हम तो एज लाइट हार्टेड बात कर रहे होते हैं, उसको लोग इतनी संजीदगी से लेते हैं। जो उनके लीडर्स बात करते हैं वो उसी को वैसे ही वैसे समझ के उससे अपनी पॉलिटिकली जो सेविनेस हम समझते हैं एक हमारे मुआशरे में आई है, मीडिया हैज प्लेड अ ट्रेमेंडस रोल इन दैट। इसमें कोई दो राय वो आपकी नजर में पेनिट्रेट किया है उस नैरेटिव ने जो नवाज शरीफ बड़ी का हद तक नैरेटिव किया है। है। लेकिन ये एक हम बात रोल- अभी रोल- गैम्बल है, मैं आपको बता दूं उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ मजलूमियत वाला जो चक्कर है वो चलता नहीं है। लेकिन उसके हमारे यहाँ बिरादरी सिस्टम होता है कि ये लोग एक छोटी सी क्योंकि अभी नंबर्स आए थे ना, अभी आपने नंबर्स पढ़े थे, तो इट मींस क्योंकि 14 मिलियन की वो फिगर थी जो जिस पे पीएमएलएन पहुंची थी लास्ट इलेक्शंस में, एंड अराउंड 7.5 और 7.6 मिलियन पीटीआई के वोट्स थे। नाउ पीटीआई हैज टू रीच दिस मैजिक फिगर, वो गैप भी फिल करना है। क्योंकि पीटीआई के 7.6 मिलियन वोट्स उस वक्त तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के वोट पूरे पंजाब में काटे थे, और पीपल्स पार्टी के जो वोट है वो बेस लाइन थी सिंध के जो उनके Yes. वोट्स उन्हें मिले थे। Yes. अब पीपल्स पार्टी के मजीद वोट नहीं कट सकते, बढ़ सकते हैं यहाँ से बिलावल की कैंपेनिंग की वजह से, मजीद कम नहीं हो सकते। नाउ पीटीआई को जो अगर 7 मिलियन वोट गेन करने हैं तो वो उन नून लीग के 14 मिलियन वोटर्स में से जो कन्वर्ट होकर पीटीआई को वोट Very देंगे interesting. या You नए always वोटर्स put the आएंगे, numbers, या नए वोटर्स आएंगे, ठीक। तो इन दोनों चीजों में क्या आपको लगता है, या यहाँ पे जो अगर ये कि सिर्फ 7 नंबर्स का मिलियन- गेम होता, हाँ। लेकिन लेट्स रिमेंबर कि यहाँ बड़े फैक्टर्स भी हैं। मसलन हमने देखा पीएमएलएन के अंदर जो रिफ्ट अभी ब्रिगेडियर साहब ने बात की वो मौजूद है। मैंने खुद जहाँ पे वोटर को देखा जज्बाती, वहाँ मैंने लीडरशिप को बड़ा उदास भी देखा है पीएमएलएन की काफी सारी को, उनमें वो डिवाइड ही वजह है। यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि ये बात खुद मुझे पीएमएलएन के एक सीनियर लीडर ने की कि हम लोग शायद उन्होंने वर्ड यूज किया फारिग हो जाते अगर नवाज शरीफ और मरीम नवाज वापस ना आते। सो दैट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एन लीग कि अब हम उसको अभी तक गेम में हम उन्हें देख रहे हैं। सो ये बात सियासी तौर पर सियासत बड़ी क्रूअल सी एक शय होती है, उसमें हमें बहुत ज्यादा उस तरह डिस्कस करना होता है। डॉक्टर शहबाज के पास भी मैं आऊंगी क्योंकि डॉक्टर शहबाज साहब इस वक्त हम पंजाब की सियासत पर डिस्कस कर रहे हैं। किस हक हम समझते हैं कि पीएमएलएन पीटीआई पीपल्स पार्टी 2013 की निस्बत आज किधर खड़ी हुई नजर आ रही है? देखिए फरीहा, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्शन किस तरह की सिचुएशन में हो रहे हैं, हमारे मुल्की हालात मुल्क के अंदर कैसे हैं और मुल्क के बाहर कैसे हैं। सबसे पहले तो हमारी इक्तसादियात पे हमें नज़र दौड़ानी पड़ेगी, जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको आने वाली गवर्नमेंट वो जिसकी भी हो उसने फेस करना है। हमारी इंपोर्ट 61 बिलियन की हैं और हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स 9 बिलियन के हैं, जो एग्जैजुरेटेड हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। लेकिन अगर हम उन्हें दुरुस्त भी मान लें तो उस हिसाब से भी हमारे पास 1-1.5 महीने की इंपोर्ट के पैसे हैं, उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है आईएमएफ की प्रोडिक्शन थी या प्रोजेक्शन थी कि वो 30 बिलियन के पास होगा, वो 35 बिलियन का है। मार्च 20 को मैंने एक प्रोग्राम में प्रेडिक्ट किया था कि डॉलर जो है वो 135 के करीब जाके हिट करेगा विद इन 60 डेज 70 डेज, और वो हमने देख लिया उसका क्या हुआ। हम अगर ये सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने हैं, ये हमारा वोटर, इनके बारे में मैं एक बात से बिल्कुल आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा वोटर अभी तक हमारी जो इक्तसादी प्रॉब्लम है उससे अच्छी तरह से अवेयर नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ने कोशिश ज़रूर की, अपने ताईं एक्सप्लेन ज़रूर करने की कोशिश की, लेकिन जो हमारे यहाँ एटीट्यूड है आम वोटर का वो कॉलोनियलिज्म की वजह से है कि हम जो हमें ये लगता है पड़ रहा है। लेकिन मैं यहीं से आऊंगी और फिर आई थिंक अली भी इससे बात करेंगे क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है। ये बात सही है जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन आप जब पे जाएं अगेन, क्योंकि हम सड़कों पर गए हैं, मैं सैफान एंड आई थिंक अली साहब भी, तो हमने यही देखा है कि लोगों ने बेसिक पे ज्यादा बात की है, लोकल पॉलिटिक्स पे ज्यादा बात की है। अभी आपने पहले फॉरेन पॉलिसी की बात की, नाउ इकोनॉमी। दीज आर द इश्यूज। हमारा एक आम वोटर किस हद तक इनसे आ गया? यू कैन ऑल्सो राइट टू अस, वी विल बी बैक आफ्टर ब्रेक।
एंड वेलकम बैक। इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम कर रहे थे इस हवाले से कि पिछले इलेक्शन से अगर आज के इलेक्शन में देखें तो क्या फर्क है। ये बात एक ही हमने देखी है तकरीबन काफी सारे इलेक्शंस में कि बैटल ग्राउंड पंजाबी बनता है। उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। पंजाब की आबादी बहुत ज्यादा है, पंजाब में और बहुत सारे अहम इलाके आते हैं, नंबर सीट ज्यादा है, सो डिफाइनिंग फैक्टर वहीं पर बनता हुआ नजर आता है। इस दफा भी हम वहीं से देखेंगे पंजाब में ही अभी तक ये लग रहा है कि जो बैटल ग्राउंड है मेन वो वहीं पे होगा। लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि अहमियत आप रूल आउट नहीं कर सकते बाकी किसी भी जमात की, क्योंकि अभी तक ये लग रहा है कि किसी ना किसी लेवल पे अलायंस कर कर ही हुकूमत बनेगी। मैजिक फिगर इन माय पर्सनल ओपिनियन 85 to 90 सीट्स जो पार्टी ले जाती है फिर वो सोच सकती है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे। अव्वल तो सीट्स तो आपको इससे ज्यादा चाहिए, लेकिन देन आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस की तरफ, दूसरी सीट्स की तरफ, किसी और छोटी जमात की तरफ, और समझ सकते हैं कि हम शायद गवर्नमेंट बना रहे हैं। दिस इज माय ओन पर्सनल ओपिनियन। सोहेल वजाहत साहब, जो हमने एक बात की नैरेटिव की पंजाब में या वहाँ के वोटर को एक्टिवेट करने की, किस हद तक हम समझेंगे अगेन पंजाब से ही डिसाइड होगा कि कौन हुकूमत बनाने जा रहा है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है नैरेटिव की, तो एक अलग बात है क्योंकि हमारे यहाँ नैरेटिव समझने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत, यानी अगर आप जो मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स देखें ना, वो नैरेटिव नहीं समझते, वो सिर्फ शक्ल देखते हैं और कहते हैं मैं इस पे मोहर लगाऊंगा, जिस पे भी मोहर लगाऊंगा। आप चाहे खंबा खड़ा कर दें वो उसी पे मोहर लगा देंगे। मसला इस वक्त सबसे बड़ा जो है इस नैरेटिव का वो ये है कि टर्न आउट कैसे लाया जाएगा। राइट। अब टर्न आउट जिसका जो पार्टी इसमें कामयाब हुई कि अपने वोटर्स को ले आई ठप्पा लगाने के लिए, तो वो तो जीत जाए, क्योंकि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा इस दफा कोई धांधली नहीं होगी, ये नहीं होगा, ये होगा। अब मसला ये है कि आगे लाइन में मेरा टर्नओवर, मेरे बंदे खड़े हुए हैं कि इनके खड़े हुए हैं कि कौन आगे जा रहा है। इलेक्शन डे की साइंस। अच्छा, इलेक्शन डे की साइंस। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज मैं बड़ा हैरान हुआ, शाम को मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिनका डब्बे चले गए, ये चले, साथ में उन्होंने कहा हमें बड़ी सीरियस थ्रेट है, 4 थ्रेट आई हैं जी। अब ये टर्न आउट कैसे होगा जब थ्रेट पे मैं खुद कह रहा हूँ एज अ सरकारी मुलाजिम कि जी हमें बड़ी सीरियस थ्रेट है, ये ठीक है, ये कह दें इस पे आके कि नहीं है थ्रेट, लेकिन वहाँ वो कह रहे हैं कि थ्रेट है। अब पढ़ा लिखा आदमी तो थ्रेट पे फिर डर जाता है बहुत ज्यादा, और फिर जो बड़ी तादाद, तो ये बड़ा गलत नैरेटिव था कि जी थ्रेट है। ये तो कहना चाहिए था नहीं, हमने सारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल की हुई है एंड एवरीथिंग इज देयर, जो प्लीज गो एंड वोट। जी ये तो थ्रेट है। अब इसका मतलब है पढ़ा लिखा वोटर थोड़ा पीछे जाएगा और जो नहीं समझता इस नैरेटिव को या टीवी नहीं देखता वो आगे जाएगा। अब ये एक तरीके से गलत बात है मेरे हिसाब से। वन हैज टू से कि नहीं, कल बड़ा पीसफुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर आदमी जाएगा, हम सिक्योरिटी के जिम्मे 3.5 लाख फौज लगी हुई अंदर और बाहर, रेंजर्स अलग है, पुलिस अलग है। ये बड़ी अहम बात है कि जहाँ पे आपने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी लोगों की करनी है। पिछले 2013 के इलेक्शन से थोड़ी बात खत्म कर लें। डॉक्टर शहबाज साहब को आपने 1 घंटा दे दिया, मुझे अभी 10 मिनट भी नहीं मिले टोटल ना, तो वो जो है ना बात तो पूरी कर लेने दे, वरना बुलाए नहीं, फायदा कोई नहीं। तो बात सारी ये है कि इंटरनेशनल मीडिया भी यही बात कह रहा है, तो आपको उसको काउंटर मीडिया करना है आपने कि नहीं ऐसी कोई चीज नहीं होगी। राइट। और अगर ये चीज नहीं हो सकी तो फिर कल वोटर का टर्नआउट बड़ा कम हो जाएगा। दूसरी बात जो आपको बताएं कि कल से एक वॉइस मैसेज चल रहा है CNN का, जो हर नैरेटिव पे चल रहा है कि जी जहाँ 25 सुसाइड बॉम्बर दाखिल हो गए हैं कराची में, जो कहीं भी जाके पड़ जाएंगे। अब इसका काउंटर नैरेटिव कोई नहीं आया अभी तक, जिसको आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से फौरन कि ये गलत बात है, कोई चीज नहीं आई। और तीसरी चीज ये है कि देखें जी, अब जो लोग नहीं हैं, जो लोग जिनको अभी तक हमने ट्राई नहीं किया, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम नए चेहरों को ट्राई करें ताकि वो कुछ कॉम्पिटेंस दिखा सके और डिलीवरी करें। इसमें लोगों का ट्रस्ट है, बट ये बात क्लियर करना चाहिए। ऑडियो मैसेज जो चल रहा है इस वक्त जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि सुसाइड अटैक्स होंगे, दैट इज फेक, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस और जो जराये से बात हुई है उन्होंने कहा जी कि दैट इज फेक। आपने अभी कहा कैंपेन, सर उन्होंने मीडिया, जो हमने सिक्योरिटी जराये से पूछा, उन्होंने कहा मीडिया पे बताएं इस बात को कि ये मैसेज सर्कुलेट गलत है, ये बताएं, मैंने इसलिए जिक्र किया कि आप बता रहे हैं लोगों को कि वो फेक मैसेज है और ऐसा कोई थ्रेट है। सर आप ये बोलें कि ये मैसेज गलत है, कोई थ्रेट नहीं है। यही बात है ताकि लोगों को पता चल जाए, और अच्छा हुआ कि आपने हाईलाइट कर दिया ताकि ये बात लोगों तक पहुंच गई है कि दिस इज अ फेक मैसेज। डरने की आप लोगों को बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का नाम लें, आप निकलें, अपनी ड्यूटी पूरी करें।
याद कीजिए 2013 में जो हालात थे, हमने बहुत बड़ा सफर किया है। वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। टेररिज्म के हवाले दुनिया मानती है कि हमने उसको कैसे कर्ब किया है। सो इसलिए अब हमारा फर्ज है कि आपके लिए, आपके मुल्क को सिक्योर बनाया है आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, आपकी फौज ने, आपकी हुकूमत ने। तो अब आप आकर वोट भी डालिए। डॉक्टर गिल, आप बात कर रहे थे, उससे हम पूरी बात नहीं कर सके थे। पंजाब की सियासत के हवाले से डिफाइनिंग बैटल क्या पंजाब में ही होगी कल? जी फ्रिया, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि डिफाइनिंग बैटल पंजाब में ही है और हमें ज़्यादा फोकस जो है वो इस टाइम जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट बननी है वो पंजाब ने जो डिसाइड करना है इस टाइम उस तरह से बननी है, बिकॉज दोनों बड़ी पार्टीज जो ज़्यादा नशिस्तें लेने की पोजीशन में हैं वो दोनों पंजाब में ही नेक और नेक हैं। अगर हम पंजाब की पूरी इस टाइम सीटों पर नज़र दौड़ाएं तो 141 सीट्स हैं टोटल पंजाब में, इसमें से 47 सीट्स हैं साउथ पंजाब में। और अगर साउथ पंजाब की 47 सीट्स के ऊपर नजर दौड़ाएं आप तो उसमें 24 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, जिन्होंने पिछले 3-4 इलेक्शंस लूज नहीं किए। तो एक बड़ा मुहतात अंदाजा है। मेरी बहुत सारे दूसरे जर्नलिस्ट के साथ बात भी हुई, मेरी कुछ और प्रोग्राम्स के मैंने आज से 4 हफ्ते पहले एक टीवी पे प्रेडिक्शन दी थी कि पीटीआई जो है वो 126 सीटें विन करेगी, और मैं उस प्रेडिक्शन को बहुत क्विकली यहाँ पे समराइज कर देता हूँ दोबारा से कि उसकी वजह यह कि मुझे लग रहा है कि 30 सीटें साउथ पंजाब से पीटीआई लेके आएगी, बाकी बच गई 94 सीट्स, जिसमें सेंट्रल पंजाब, वेस्ट पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब रहता है। नॉर्दर्न पंजाब में जिसमें रावलपिंडी, जेहलम, ये सारे एरियाज हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अब मैं कहूंगा कि लोगों की, वैसे तो पूरा पाकिस्तान अपने आर्म फोर्सेस से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन इस एरिया में डॉक्टर साहब माजरत चाहती हूँ, टेक्निकल इशू है, वी विल टेक इट राइट बैक। वेलकम बैक। एक टेक्निकल रीजन पर हम लोगों ने ब्रेक ली, वी आर राइट बैक। लेकिन आई गो बैक टू डॉक्टर गिल, अपनी बात मुकम्मल करने से पंजाब के हवाले से हम बात कहते हैं, खास तौर पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम चाहते हैं लोगों की हो, वो जरूर बाहर निकले और वोट डालें। जी फ्रिया, देखिए मैं आपको जैसे बता रहा था, पंजाब की जो सिचुएशन है ये पिछले 3-4 महीने से एक स्पिन दी जा रही है। जिस तरह की इस टाइम अलाइनमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज की और इलेक्शन इस तरह की सिचुएशन में कभी भी हंग पार्लियामेंट नहीं बनती होती। जब लोग इतने चार्ज्ड हों और जब लोग इतनी साइडों पे खड़े हों अपनी अपनी पे, तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी दुनिया के मुल्क में अगर आप देखें तो इतनी हंग पार्लियामेंट नहीं बनती होती जब मल्टीपल जमातें भी मौजूद हों। 2 बड़ी जमातें हों तो मैं एग्री कर सकता हूं कि उसमें कोई एक आध छोटी जमात हो तो कोई ऐसा सिचुएशन बन जाए। अब हमारी जो सिचुएशन यहां पे नजर आ रही है, हंग पार्लियामेंट तभी बनेगी अगर पीएमएलएन ने कुछ लूज नहीं किया और सिर्फ पीटीआई ने गेन किया। लेकिन हमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा है पीएमएलएन के जितने लोगों ने छोड़ा, चौधरी निसार की सियासत, बाकी तमाम चीजें, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि साउथ पंजाब की 47 में से नजर आ रहा है कि 30 सीट्स पीटीआई आराम से जीत जाएगी। उसके बाद जो आपका नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल पंजाब है, उसमें जो नॉर्दर्न पंजाब है, जेहलम और इस सारे एरिया में पीएमएलएन के खिलाफ बहुत गमो गुस्सा है लोगों को। उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेटजी है अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, उस वजह से पीटीआई को यहां पे बहुत फायदा होगा। तो जो रिमेनिंग 94 सीट्स हैं पूरे पंजाब की, साउथ पंजाब को छोड़ के, अगर पीटीआई वहां से 94 सीट्स में से आधी भी ले ले, सिर्फ आधी भी ले ले, 7 सीट्स बनती हैं। और 30 सीटें अगर 39 केपी की सीट्स हैं उनमें से 30 या 28 सीटें ले ले तो ये मिलके टोटल 110-112 सीट्स बन जाती हैं। इसमें फाटा की 8 सीटें डालें, 5-6 सीटें इसमें डालें, अगर आप पूरे सिंध से जिसकी 61 है तो इसके बावजूद पीटीआई जो है वो 130 सीटें लेने में कामयाब होगी। तो मुझे कहीं से हंग पार्लियामेंट नजर नहीं आ रही। ये सिर्फ हमारा वो खदशा है क्योंकि हमने पीएमएलएन को पिछले 3 डेकेड्स में एक बहुत पावरफुल पार्टी देखा जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को यूज किया, जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेल ऑयल्ड मशीन है पंजाब में। तो हमें ये यकीन नहीं आ रहा कि वो टूट फूट चुकी है, लेकिन हकीकत में ऑन ग्राउंड वो टूट फूट चुकी। एक और बात वरिया,
मुझे पता है मेरा कमेंट लंबा हो गया, लेकिन क्विकली मैं रैप अप करूं। आपने एक कमेंट किया था कि पीएमएलएन के लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा के आने से उनको कुछ फायदा हुआ है। मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। लाहौर में 14 एमएनए की सीटें और 28 एमपीए की सीटें हैं। अगर एक एक बंदा भी 100 बंदा भी लेके आता तो ये 4200 बंदे बन जाने थे। उस दिन इनके पास मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2000 से ऊपर का रश नहीं था, लोग नहीं थे। तो इनके आने से जो एक भरम था पीएमएलएन का वो भी टूट गया, और जो एक भरम था शायद नवाज शरीफ साहब भूले वो भी टूट गया। इंटरेस्टिंग बात है कि हर किसी का ओपिनियन टेबल के ऊपर आए ताकि उसे नजर आए कि इंडिकेशन क्या है, किस तरफ जा सकता है। मिडिल ग्राउंड पंजाब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लग रहा है कि है। हंग पार्लियामेंट के हवाले से डॉक्टर साहब का अपना मौकफ है, आपको क्या लग रहा है कि डिफाइनिंग फैक्टर क्या होने जा रहा है इस इलेक्शन में? बेसिकली जीटी रोड को लें आप, पंजाब के बजाय ये कह देंगे जीटी रोड के ऊपर जो फैसला होगा वही जो है ज्यादा अहमियत रखता होगा। अगर हम देखें जीटी रोड तो फिर आगे तक जा रही है ना, जहां तक जा रही है वहीं तक मैं आपको कह रहा हूं कि वो फैसला पूरी जीटी रोड पे होगा। मोटरवे तो रुक जाता है और लोग कहते ही हैं इस वजह से ही कि बुनियादी तौर पर, खैर मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता स्पेकुलेट, क्योंकि हो सकता है कल के नताइज बिल्कुल गैर मुतवक्किल हों। ऐसा भी मुमकिन है हो सकता है कि जैसा अमेरिका में हुआ, जैसा बर्तानिया में हुआ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हवा जिस रुख में चल रही है और तेजी से चलना शुरू हो जाए। और फिर जो एक सर्वेस का और एक जैसे आप बता रही थी कि जो एक पॉपुलर ओपिनियन आ रहा है कि एक मखसूस सियासी जमात जो है पीटीआई, उसका ज्यादा जो है पलड़ा भारी होगा, मुमकिन है बहुत ज्यादा भारी हो जाए और वी विल बी शॉक्ड। बात ये कि ये हम जितना सोच रहे हैं इस बारे में, उसको थोड़ा सा मैं, जैसे आप कह रही थी कि इलेक्शन की साइंस जो होती है वो बड़ी सिंपल है, जिसमें समझा जाता है कि पुरानी पार्टीज बड़ी मास्टर। बिल्कुल, क्योंकि इनमें से बहुत सारे इलाकों में मैं रहा भी हूँ और सच्ची बात यह कि कहीं पर जो है मेरा बहुत ज्यादा आना जाना भी है, तो इस वजह से आपको बता सकता हूँ कि अभी तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि लोग किस तरफ होंगे। नून लीग एक सियासी हकीकत है, ठीक, पाकिस्तानी जो है ना सिंपल पीपल थिंक इन स्ट्रेट लाइंस, राइट। हम लोग कोई कॉम्प्लिकेटेड लोग नहीं है, सही, और हमारा जहन इसीलिए बदला भी जा सकता है। और ये सिंपल, जो सिंपल की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक वजह से आपको कर रहा हूँ। घर घर में जो है वो अब देयर इज अ स्प्लिट इन द मिडिल, देयर इज बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, बेटा बाप से बात नहीं कर रहा, भाई आपस में बात नहीं कर रहे, बीवी और खामन का झगड़ा हो गया। कहेंगे आप बेशक बात ना करें लेकिन इकट्ठे जाके वोट जरूर डाल कर आए। मैं बताऊं, बड़ा प्रेशर है इसकी वजह से, बड़ी अजीब गरीब किस्म की सूरत हाल है। हम बच्चों से बात करते हैं, वो कहते हैं हम वालिद साहब को समझाते हैं नून को वोट नहीं दें, आप तहरीक इंसाफ को वोट दें, हमारी मानते नहीं है। हर जगह भाई भाई कितनी डिवाइड आपको ज्यादा नजर आ रहा है, इतना ज्यादा डिवाइड लोग अभी तक आई थिंक हमें ज्यादा हतमी तौर पर नहीं कह सकते। और फिर अगर केपीके को भी डिस्कस कर लें, सैफान और बाकी बलूचिस्तान, तो आई थिंक उसकी डेमोग्राफिक्स बिल्कुल अलग है, लेकिन ओवरऑल पे हमें मजबूरन यही कहना पड़ता है कि डिसाइड फिर पंजाब ने करना है, जो कि आई थिंक इन द कमिंग ईयर्स शायद हम इसमें तब्दीली होते हुए देखें, अगर सूबे और बनते हैं, कुछ और तरीकेकार होता है, लेकिन इस वक्त डिफाइनिंग फैक्टर इस पंजाब है। और पंजाब के अंदर भी अगर आप गिल साहब की बात जो सुने, और ये और भी एनालिसिस है कि पंजाब की जो 46 या 47 सीट जनूबी पंजाब की हैं, उसके बारे में बहुत सी एक्सपेक्टेशंस और जो सामने नजर आ रहे हैं, जो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है, वो ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज एन एज ओवर देयर। तो जो कंपटीशन इस वक्त है वो उन 94 या 95 सीट्स पे रह जाता है रिमेनिंग जो पंजाब की, राइट। तो नॉट होल पंजाब का भी आप जनूबी पंजाब माइनस कर दें तो सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, असल इलेक्शन जो होने जा रहा है अगले हुकूमत का, वज़ीर आज़म का, तो वो उधर होने जा रहा है। अगर मुझे इजाजत है मैं क्विकली, क्योंकि जब पंजाब में हम कवरेज करे थे, हमने देखा कि बहुत सी जगह पे पीएमएलएन के ही कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, आजाद भी खड़े हैं और पीएमएलएन की टिकट पे भी खड़े हैं, जो कि लास्ट टाइम विनिंग थे। ये भी एक स्प्लिट नजर आया वोट पे। फिर लाहौर में जैसे हमने देखा ज़हीम कादरी साहब एक तरफ खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ नून लीग के कैंडिडेट बल्कि हमजा शहबाजी खड़े हुए हैं। तो ये भी एक फैक्टर है इस इलेक्शन के अंदर, और आजाद उम्मीदवार भी एक फैक्टर है। आजाद उम्मीदवार फैक्टर है, और ये फैक्टर सिर्फ पंजाब में नहीं, इस दफा सिंध में हम देख रहे हैं कि बहुत से पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला, तो वो अपने कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ मुजफ्फर शुजरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, एक एमपी की सीट पे मलीर के इलाके से, वो लड़ रहे हैं। लियारी के अंदर शाहजहां बलोच उनके साबिक टिकट होल्डर और एमएनए थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो पोलराइज्ड माशरे की अली ने बात करी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग डिवाइडेड हैं। लेकिन इसमें एक बहुत गलत बात इस इलेक्शन में, क्योंकि मेन स्ट्रीम हुई है, बहुत से सेक्टेरियन नैरेटिव्स ही मेन स्ट्रीम में आ गए, एंड दैट इज वेरी, देखिए पॉलिटिकल डिवाइड इज समथिंग एल्स बट सेक्टेरियन डिवाइड इज समथिंग एल्स। आई थिंक ये बहुत है मिशू, इसको हम आगे के लिए रख लेते हैं बिकॉज हमने सिक्योरिटी की बात की। तो आई कम टू यू ब्रिगेडियर साहब
कॉन्फिडेंस लेवल भी लोगों में होना चाहिए। 2013 से हमने कंपैरिजन शुरू किया था, हम बहुत बेहतर जगह पे खड़े हैं, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए टर्न आउट के ऊपर कल जब लोग वोट डाल रहे हैं। डेफिनेटली, और ये भी बताना भी चाहिए कि देखें इस वक्त सिक्योरिटी अदारे 3 लाख ट्रुप्स हमारे लगे हुए हैं इलेक्शन के ऊपर, बट इसी तरह रेंजर्स, पुलिस, ये जो भी निकाले गए एक्स्ट्रा ट्रुप्स निकाले गए हैं, जो रूटीन की सिक्योरिटी है उसके ऊपर फौज जैसे या आपके रेंजर्स, पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसी उसी तरह काम कर रहे हैं। रेंजर्स यहाँ शहर में उसी तरह नाके लगा रहे हैं, उसी तरह सारे काम करेंगे। तो इट शुड नॉट बी टेकन के वैक्यूम होगा, सब वहां चले जाएंगे, यहाँ हालात खराब हो जाएंगे। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। एक तो ये है। सेकंड ये बताने की जो एक परसेप्शन चल रहा है कि इलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। ठीक। देन आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसी, दे आर देयर टू फैसिलिटेट द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। तो ये उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसलिए आवाम को बेफिक्र होकर निकलना चाहिए। सिक्योरिटी इदारे अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। राइट। सोहेल साहब, यही बात हम चाहते हैं कि लोगों को हम कहें कि आप आए जरूर, उनको बार बार तलकीन हो। आना बेहद जरूरी है, टर्न आउट होना, तभी तो फैसला होगा, वरना तो हो ही नहीं सकता। देखिए, और थोड़ी सी जो पंजाब की पॉलिटिक्स पे आप बात कर रही थी, मैं उसमें आज शाम को मैं कहीं सुन रहा था 2-3 चैनल्स पे, वहाँ एक अजीब किस्म का एक नैरेटिव कुछ लोग बना रहे थे कि उन्होंने जी आज एनआरओ होने वाला है और वो जी उन्होंने कहा है कि मुझे छोड़ दें, मेरी जायदाद छोड़ दें तो मैं बाहर। इसका पंजाब की पॉलिटिक्स पे आज रात को बड़ा शदीद असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए पंजाब का जो बंदा है ना, वो ये एक वो सुल्तान राही की फिल्म वाला होता है कि यार मेरा बंदा कमजोर कैसे हो गया, अगर वो हो गया तो फिर वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो वो ये नैरेटिव भी क्लियर हो इस वक्त बड़ा चल रहा है इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पे कि वो जो है ना एनआरओ हो रहा है और वो बेल हो जाएगी और नैब ये कर देगी, वो फलाना चीज वो कर देगी। मेरे ख्याल है मीडिया को इस वक्त ऐसी चीजों से थोड़ा सा वो कराना चाहिए, लेकिन इसकी आज रात का इस पे काफी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। आपने पता नहीं कितना पिक किया इस पे या नहीं किया, मैंने नहीं देखा। एग्जैक्टली, खबरें तो कुछ दिनों से आ रही हैं। जेल के जो बात है उसके हवाले से भी बताया गया, पहले एसी नहीं था वहां पर, उस हवाले से बताया गया वगैरह की तो एक अलग चीज है, और लेकिन ये एनआरओ इज अ वेरी डेंजरस वर्ड ना, जो कि अब लोग पसंद नहीं करते। एक दिन पहले एनआरओ का आना लोगों को पसंद नहीं है। जो एनआरओ होता है वो 2 पार्टीज के वही मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो नहीं होगा। और ये कोर्ट केस है, नहीं, और ये कोर्ट केस है, जुडिशरी के अलावा कोई कुछ नहीं कर नहीं सकता। किसने करना है जब कोर्ट से ये अफवाहें चल रही हैं। अच्छा, दूसरी देखिए जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, इस वक्त आपको उस पार्टी को वोट देना चाहिए, हर वोटर को, जिससे उसे ये उम्मीद हो कि वो गवर्नेंस लाएगी इररिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप विद द पीपल, इररिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। जो ये सवाल पूछेगी कि मेरी जनरेशन, अगर मैं कोई प्रपोजल लेके जाता हूँ किसी मिनिस्टर के पास या किसी लीडर के पास, तो आज 2 सवाल होते हैं कि मेरे लिए क्या है, इलेक्शन के लिए क्या है। अगर ये बदल जाए कि मेरी जनरेशन के लिए क्या है और मेरे मुल्क के लिए क्या है, तो ये सारा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। इस वक्त हमें वोट उसे देना चाहिए जो ये पूछे कि आप मेरी जनरेशन के लिए क्या है और मेरे मुल्क के लिए क्या है। यहाँ पर आप सब केयर टेकर में भी हैं इस वक्त सिंध में, क्योंकि 2-3 वाकयात हुए हैं सुबह सिंध में रिसेंटली, जो बैलेट बॉक्सेस पकड़े गए हैं, सिर्फ वो उसका थोड़ा ये समझाएं कि हमें पता है एक्शन तो हो गया, लोग गिरफ्तार हो गए, मकसद क्या था उसका? यानी ये लोग क्या वोट पहले से डाल के डिब्बों में भर देते? नहीं, ये कितना सीरियस क्राइम है। यानी अगर हम इस पे बात करें, कितना बड़ा मामला था। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल, यू विल नॉट बिलीव कि 160 गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर एफआईआर कटी गई हैं। राइट। और वो जो पॉलिटिकल कैंपेन में भी साथ सपोर्ट करे, सबको बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। ठीक करते ही है कि मकसद यही होता है कि बहुत माजरत दोनों के साथ, क्योंकि हम ये कहा जा रहा है कि वक्फा ले लें, हम न्यूज की तरफ चलेंगे। जे का खबरनामा आप देखेंगे, यू विल बी अपडेटेड। उसके बाद वी आर सिटिंग है, हम वापस आ जाएंगे, आपको आगे बताएंगे कि अब कल के लिए क्या क्या प्लानिंग हो चुकी है और कल का दिन क्या होगा, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसके हवाले से कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर बताएंगे। वी विल बी बैक एट 10 o'clock।